हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। आज के अपने डिस्कशन में अपन बात करेंगे कि स्टार्टिंग में छोटा सा डिस्कशन होगा कि कार्बोकैटायन असल में क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और ये किस टाइप के स्पीसीज़ होते हैं। और वहाँ से अपने को आइडिया लगेगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए अपने को किस तरह के फैक्टर्स और किस तरह का प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें कि कार्बोकैटायन होता क्या है, तो उसके लिए अच्छा ये होगा कि अपन एक कार्बोकैटायन के बनने का प्रोसीजर के थ्रू इसको अपन डिस्कस करें। लेट्स सपोज अपने पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन एटम 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है और इसकी फोर्थ वैलेंसी कोई एक हेलोजन से कनेक्टेड होने की वजह से कंप्लीट हो रही है। अब नाउ लेट्स सपोज कि रिएक्शंस में कुछ इस रिएक्शन में ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं कार्बन और हेलोजन का, लेट्स सपोज कोई एक रिएक्शन कंडीशन की वजह से इसका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो रहा है, मतलब अनइक्वल तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब कि इस बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों में से कोई एक एटम लेके जाएगा। अब सिंस हेलोजन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, सो हेलोजन ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा और उसकी वजह से जो स्पीसी प्रोड्यूस होगा उसमें जो अपना कार्बन है जो कि 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच था, अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। अगर अपन इस फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये असल में कार्बन का इलेक्ट्रॉन था जो अब हेलोजन के पास जा चुका है, इसलिए कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक p ऑर्बिटल एम्प्टी रह गया। मतलब इस p ऑर्बिटल में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अपन देख पा रहे हैं कि ये वाला जो स्पीसी यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कैसे पता चला? इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, दैट मीन्स इसके वैलेंस शेल में, इस सेंटर में जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस सेंटर के कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। बहुत ज़्यादा फास्ट ये रिएक्शन करता है, मतलब इसके एग्जिस्ट करने का जो टाइम है रिएक्शन में बहुत कम होता है। जो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं वो बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। और असल में ये जो कार्बोकैटायन है इसको अपन इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। और दूसरे जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी अगर बात करें तो कार्ब एनायन या फिर फ्री रेडिकल्स, वो भी इंटरमीडिएट हैं। और इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? ये किसी एक रिएक्शन में, लेट्स सपोज एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ए एक रिएक्टेंट है, बी एक प्रोडक्ट है, और असल में ये जो कार्बोकैटायंस हैं ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की स्टोरी है। इसके बीच में कहीं ना कहीं वो बनते हैं और वो बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है बी, वो मेजर प्रोडक्ट होगा या फिर नहीं होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ए से बी और सी 2 कंपाउंड बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको डिसाइड करने के लिए अपने को देखना होगा कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बना है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कब है। और इसके लिए अपने को यूज़ करने पड़ेंगे 3 कॉन्सेप्ट: रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन के बीच में बन रहा है, लेट्स सपोज वो एक कार्बोकैटायन है, 2-3 कार्बोकैटायंस हैं जो इस रिएक्शन के बीच में एज ए इंटरमीडिएट बन रहे हैं, लेकिन वो कार्बोकैटायन फाइनली मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा
जो कार्बोकेटाइन या जो इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे अपन कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं, तो अपने को मेजर प्रोडक्ट पता लगाने के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता करनी ज़रूरी है। और अब बहुत ही सिंपल एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अगर अपने को कंपेयर करना है तो अपने को किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। अपने को ये देखना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले क्या इसके पास ग्रुप्स हैं या फिर नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई अपन 3 इफेक्ट्स के थ्रू देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रेजोनेंस के थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू और इंडक्ट के थ्रू। इन 3 इफेक्ट से अपन पता लगाएंगे कि जो कार्बोकेटाइन्स हैं वो स्टेबलाइज हो रहे हैं या फिर नहीं, और वहाँ से अपने को बहुत सारे कार्बोकेटाइन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता लगेगा। ऑलराइट, अब ये अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज अपने पास ये 3 कार्बोकेटाइन्स हैं, लेट्स कॉल इट A and let's call it B and let's call it C. There are 3 कार्बोकेटाइन्स। अपने को इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो उसके लिए अपन देखेंगे कि ये जो कार्बोकेटाइन है, जो अपना सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, क्या कुछ ऐसा इसके चारों तरफ ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, मतलब जो इसके पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेके ये न्यूट्रलाइज होने की तरफ जाएगा और इसकी वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। अब अपन देखते हैं कि जो ये CH3 है, इसका जो कार्बन है, CH3 का जो कार्बन है वो असल में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। और अपने को ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp2 कार्बन की ज़्यादा होती है sp3 कार्बन से, और हाईएस्ट की बात करें तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से और sp3 से ज़्यादा होती है। सो अगर इस कार्बन के बीच में और जो मिथाइल ग्रुप का कार्बन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बॉन्ड पेयर हैं, वो कार्बन की तरफ मूव करना चाहेंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन की तरफ ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा और इसकी वजह से ये कार्बन स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसको ही एग्जैक्टली अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले इसके पास में 3 मिथाइल ग्रुप हैं। 3 मिथाइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसको न्यूट्रलाइज यानी उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपन बी वाले कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसके पास सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अपन सी वाले कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसके पास एक ही मिथाइल ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर अब रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो ए से ज़्यादा स्टेबल होगा और सी सबसे कम स्टेबल होगा। ये अपने पास इनकी स्टेबिलिटी का रिलेटिव ऑर्डर आता है और ये आया इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ऑलराइट, इसके अलावा इसी क्वेश्चन को अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से भी सोल्व कर सकते हैं। सेम आंसर आएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसीलिए अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है और इस बार इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। सो ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये स्टेबलाइज हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज़ करके। कैसे? अगर इस सेंटर वाले कार्बन की बात करें तो इससे कनेक्टेड जो ये 3 कार्बन हैं, जो ये 3 कार्बन हैं इससे कनेक्टेड, ये तीनों कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। ऑलराइट, और इनसे जुड़े हुए जो 3 हाइड्रोजन हैं इनको अपन बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो इसके पास अगर देखें तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और ये 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इस
कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं कैसे। आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे शो होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरीके से यहाँ पे डोनेट की जा सकती है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, और ये जो प्रोसीजर है वो कितने बार हो सकता है? 9 बार हो सकता है, क्योंकि देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसीलिए अपन बोलेंगे कि ये वाला जो अपना फर्स्ट कार्बोकेटाइन है, इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। और अगर अपन सेकंड वाले की बात करेंगे तो इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर थर्ड वाले की बात करें तो इसके पास जस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन है, सो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है? फर्स्ट वाले में। और इस तरीके से सबसे कम है थर्ड वाले में, जहाँ पे सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। सो इस तरीके से अपना जो आंसर आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से और इंडक्टिव से, दोनों में सेम आंसर आ रहा है। जस्ट यही क्वेश्चन अपन ने ऊपर सोल्व किया था, तब अपन ने यूज़ किया था इंडक्टिव इफेक्ट। आंसर अपना एग्जैक्टली वही आया जब अपन ने यूज़ किया हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब भी कभी अपने को ये चूज़ करना पड़े कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग है, उसके लिए आप ये रूल यूज़ करें R, H और I। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन एक माइल्ड इफेक्ट है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक वीक इफेक्ट है। इसलिए सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा रेजोनेंस। सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है। ये आप पॉइंट हमेशा याद रखें। इसको अपन अब अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, लेकिन उससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसलिए अपन ने इसको पिक किया है क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजिंग सा प्रोसेस कई स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और सिली मिस्टेक करके ऐसे क्वेश्चंस को गलत करते हैं। सो अगर अपना जो रूल है वो RHI अगर रूल है, तो सबसे पहले आप रेजोनेंस चेक करें, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करें, और सबसे अंत में इंडक्टिव चेक करें। तो ऑब्वियसली ये जो A कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे आपको कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं दिख रहा है जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकें थ्रू रेजोनेंस। सो रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। लेट्स चेक हाइपर कॉन्जुगेशन। अपन ने जस्ट पहले भी बात किया कि जो कार्बोकेटाइन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो सकता है, और इसके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सो काफ़ी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को मिल रहा है। और अगर अपन बी वाले कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? ध्यान से देखिए, इसके पास सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ऑलराइट, सो हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या है? A इज़ मोर स्टेबल देन B, बिकॉज A में 9 अल्फा हाइड्रोजन है और B में 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब अपन इसको इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो रेजोनेंस इफेक्ट नहीं था यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन से अपना आंसर आ गया। लेट्स यूज़ इंडक्टिव इफेक्ट। सो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है वो 3 मिथाइल ग्रुप से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन ये जो कार्बोकेटाइन है, बी वाला जो कार्बोकेटाइन है, वो 3 इथाइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है। और ऑब्वियसली इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा होता है, और इसीलिए अपना जो इंडक्टिव इफेक्ट से ऑर्डर आ रहा है उसमें एक कम स्टेबल है बी से। ये ऑर्डर है इंडक्टिव का, फर्स्ट वाला ऑर्डर है हाइपर कॉन्जुगेशन का। फाइनल ऑर्डर अपना क्या होना चाहिए? जो ऑर्डर अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन से मिल रहा है, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। ऑलराइट, अब अपन एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आई सजेस्ट कि एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी से ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें 3 कार्बोकेटाइन आपकी स्क्रीन पे हैं, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता लगाना है। सो आई थिंक आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। सो अगेन RHI रूल यूज़ करना है। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करें, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव। सो कहीं पे भी आपको
जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं, सो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके, उसके बाद अपन हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। तो जो ए वाला कार्बोकेटाइन है, ए वाला जो कार्बोकेटाइन है, इसके चारों तरफ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? यहाँ पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इधर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ऑलराइट, सो इसके पास में टोटल 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। सेकेंड वाले के पास बात की जाए तो यहाँ पे 3, देन 2 मोर एंड देन 2 मोर, सो टोटल इसके पास में 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और सी में अगर देखें तो सी में यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सो इसके पास सिर्फ 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसलिए अपना आंसर आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन से बी स्टेबल है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके पास में 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, देन ए और सबसे कम है टी। और ये ऑर्डर अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन से दिया। इंडक्टिव अब चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है। सो आई थिंक हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस की क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं ये आपको समझ में आ चुका है। अब अपन थोड़े से नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बार अपन रेजोनेंस को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो अपने पास अगेन 3 कार्बोकेटाइन है, ए बी एंड सी। सबसे पहले इनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए RHI रूल यूज़ करने के लिए रेजोनेंस पता लगाया जाए। किस कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोकेटाइन है जो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखिए, ए कार्बोकेटाइन में जो पाई बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है और इसलिए ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट से ये स्टेबलाइज हो रहा है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन जिनमें अपन कंपेयर करने वाले हैं। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल ए होने वाला है बिकॉज बी कार्बोकेटाइन में एक भी कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, सी में भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। सो ए में रेजोनेंस है, ए विल बी द हाईएस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमोंग 3। और उसके बाद बी और सी में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। सो बी में कितने अल्फा हाइड्रोजन अपने को मिलेंगे? 3 एंड 2, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। और सी में देखेंगे तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? इसके पास में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसलिए बी और सी में से हाइपर कॉन्जुगेशन यूज़ करके सी ज़्यादा स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल विल बी बी। सो ऐसे करके रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन को कैसे यूज़ करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ये आप सीख चुके हैं। और इसीलिए एक और क्वेश्चन जो अभी आपको वीडियो पोस्ट करके प्रैक्टिस करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आंसर क्या होने वाला है। ए बी एंड सी 3 कार्बोकेटाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑलराइट, सो इसमें अपने को पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ए में भी पाई बॉन्ड है, बी में भी पाई बॉन्ड है, तो मे भी कोई एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे बन रहा होगा। बट ये जो बी वाला कार्बोकेटाइन है, ऑब्वियसली अपन अगर स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो RHI रूल यूज़ कर रहे हैं और मैं रेजोनेंस चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो बी वाला कार्बोकेटाइन है इसमें ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है, क्या ये इस पॉजिटिव चार्ज से कॉन्जुगेशन में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड विदाउट पाई बॉन्ड। इसलिए ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है जो बी वाला कार्बोकेटाइन है। लेकिन ए वाले कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सी में कुछ भी रेजोनेंस नहीं है, तो हाईएस्ट स्टेबल इन तीनों में से ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। और बी और सी में अब अपन चेक करते हैं। सो इसको चेक करने के लिए क्या किया जाए? हाइपर कॉन्जुगेशन यूज़ करते हैं। बी के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? बी के पास में 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और सी के पास कितने हैं? इसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ये ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन है सी। सो सी ज़्यादा स्टेबल हुआ और इनमें लीस्ट स्टेबल होगा बी। अगेन रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज़ करके अपन ने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ लेट्स सपोज अपने पास एक और क्वेश्चन है जिसमें 3 कार्बोकेटाइन हैं, ए बी और सी। इनके रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता लगाना है। सी वाले कार्बोकेटाइन को देखेंगे तो ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है और बी
रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ना कि ए है। सो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑलराइट, और उसके बाद में ए और बी में अगर अपने को चेक करना है, सो ये चेक किया जाए कि ये जो ए वाला कार्बोकेटाइन है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जो बी वाला कार्बोकेटाइन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन है। क्लियरली ये जो कार्बोकेटाइन है इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए बी वाले कार्बोकेटाइन के कार्बन ने, सो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। बट ए वाला जो है इसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, सो इसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर बात करें अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज़्यादा होती है। मतलब जो b वाला कार्बोकेटाइन है उसका जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है a वाले कार्बन के कंपैरिजन में। और अपने को पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाता। ऑलराइट, और इसीलिए जो b है वो ज़्यादा स्टेबल, जो बी है वो लीस्ट स्टेबल होना चाहिए ए के कंपैरिजन में। सो सेकेंड विल बी ए एंड द लीस्ट विल बी बी। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है जिसमें अपन परसेंटेज एस करेक्टर से ये सब पता लगाते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर। और परसेंटेज एस करेक्टर अगर इंक्रीज होता है तो उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। सो यहाँ पे sp2 में अगर अपन देखें तो परसेंटेज एस करेक्टर 33.3% है, लेकिन अगर sp में देखें तो यहाँ पे ये 50% है। और इसीलिए परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज़ हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की sp2 से ज़्यादा हुई, और इसीलिए ये जो b वाला कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे कम स्टेबल होने वाला है ए कार्बोकेटाइन से। सो अपना ऐसा कुछ यहाँ पे ऑर्डर आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, और इस बार अगेन अपने पास 2 कार्बोकेटाइन है ए एंड बी। क्लियरली जो बी कार्बोकेटाइन है इसको अपन बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, और ये इस बेंजीन रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस के थ्रू ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर एक ही बात करें तो ए का जो कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बन है वो असल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बेंजीन के कॉन्जुगेटेड सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, और इसीलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। और क्लियरली आंसर विल बी बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें अपने को मल्टीपल इफेक्ट चेक करने होंगे। तो अपने पास में बेसिकली जो ए बी और सी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिफरेंस बस ये है कि जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो, मेटा और पैरा मतलब अलग अलग पोजीशन पे है, और इन पोजीशन पर होने की वजह से किस तरीके से आंसर अपन चेक करेंगे इस रिलेटिव स्टेबिलिटी का अपने को देखना है। सो लेट्स सपोज सबसे पहले जो ए वाला कार्बोकेटाइन है उसमें अपन देखते हैं कि क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है। बेसिकली यस, क्योंकि ये बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ये कॉन्जुगेशन बी में भी है और यही कॉन्जुगेशन बेंजीन का सी में भी है, लेकिन डिफरेंस है OH ग्रुप का। अपन देखते हैं कि OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, क्या उसकी डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू क्या इस कार्बोकेटाइन के पास पहुंच सकती है या फिर नहीं। सो अपन देखते हैं कि जो लोन पेयर है वो एक परफेक्ट कॉन्जुगेशन में है, और इसलिए ये कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के लोन पेयर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रेजोनेंस के थ्रू रिसीव कर पा रहा है। अपन बी में भी देखेंगे तो बी में भी जो लोन पेयर है वो परफेक्टली अपने कार्बोकेटाइन के पास में रेजोनेंस के थ्रू पहुंच रहे हैं। सी में अगर देखेंगे तो सी में असल में OH मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, और इसीलिए ये जो OH ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कभी भी CH2 के पास नहीं पहुंच पाएगी, और इसीलिए अपन ये बोलेंगे कि जो रेजोनेंस प्लस M इफ़ेक्ट है, प्लस M जो इफ़ेक्ट है
वो OH यहाँ पे शो कर रहा है, और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में भी प्लस M इफेक्ट से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है, बट थर्ड में ऐसा नहीं है। सो A और B C से ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं, ये बात तो क्लियर है। अब A और B में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा ये चेक किया जाए। सो यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट है वो नहीं है, तो अपन इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट अपन चेक करेंगे, दोनों में बेंजीन रिंग सेम है, इसलिए OH ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट यानी -I इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और दोनों में -I इफेक्ट होने वाला है। लेकिन सिंस जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट फिनोमिनन है, और इसीलिए OH ग्रुप जहाँ पे ज़्यादा दूर होगा उसका इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का पावर कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ OH जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, इसको अपन ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे जो OH लगा हुआ है वो इस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एंड हेंस मेकिंग इट मोर अनस्टेबल। और A का जो OH ग्रुप है वो काफ़ी दूर है, और इसलिए वो इतना ज़्यादा इसको डिस्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है, और इसलिए A ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए B के कंपैरिजन में, और C यहाँ पे ऑटोमेटिकली लीस्ट स्टेबल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट यहाँ पे OH का यूज़ हो रहा है, और -I इफेक्ट से अल्टीमेटली ये डिस्टेबलाइज ही हो रहा है। लेकिन A और B में रेजोनेंस से दोनों स्टेबलाइज हो रहे हैं और इंडक्टिव से डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, और ज़्यादा इंडक्टिव से डिस्टेबलाइजेशन आ रहा है B में, और इसीलिए A इज़ मोर स्टेबल देन B एंड देन C। ओके गाइस, सो वन मोर क्वेश्चन एंड देन एक एक्सेप्शन भी अपन देखने वाले हैं। सो आई थिंक अब आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी आसान हो गए होंगे। 4 अपने पास में कार्बोकेटाइन हैं, और सबसे पहले रेजोनेंस को देखा जाए तो बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लियरली कार्बोकेटाइन के साथ कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अगर A और B में देखेंगे तो अगेन अपने पास में सेम क्वेश्चन आ गया है, ऑलमोस्ट सेम, बट लास्ट के 2 स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सो जैसे अपन ने जस्ट अभी चेक किया, A और B पर्टिकुलरली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, और इसलिए और इंडक्टिव से बात करेंगे तो A ज़्यादा स्टेबल होगा B के कंपैरिजन में। और अगर अपन C और D में चेक करें तो C और D में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस मिथाइल ग्रुप का जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इस कार्बोकेटाइन पे पहुंच सकता है। इसको अपन देखते हैं जल्दी से कि वो किस तरीके से अपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। लेट्स सपोज इस कार्बन का ये हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोकेटाइन के पास पहुँच जाएगी। सो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करने का पोटेंशियल है। लेकिन C में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है जो हर एक स्ट्रक्चर में कॉमन है, और इसीलिए C और D में बात करेंगे तो D ज़्यादा स्टेबलाइज होगा C के कंपैरिजन में। और अपन ने ऑलरेडी A और B में A को ज़्यादा स्टेबलाइज प्रूव कर लिया है। अब अपने को देखना है कि ये जो 2 ग्रुप मैंने बना दिए हैं स्टेबिलिटी के, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। सो ऑब्वियसली A और B में OH ग्रुप का +M इफेक्ट है, जो कि +M इफेक्ट C और D में नहीं है, और इसलिए A और B ये दोनों C और D से ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। सो गाइस, इस तरीके से अपन ने रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये एक एक्सेप्शन है। असल में ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बोकेटाइन के साथ में कॉन्जुगेशन में है, और इसलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। अगर अपन सेकेंड वाले ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन को देखें तो इसके पास में रेजोनेंस नहीं है, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन रखता है, और इसके पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप का +I यानी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी ये 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे हैं।
सो असल में रेजोनेंस जो अपन ने RHI रूल पढ़ा था, रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। और ये वाला जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये अपने को याद रखना होगा कि ट्राई मिथाइल कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। सो गाइज आई होप ये जितने भी अपन ने क्वेश्चंस के थ्रू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिस्कस किया है और रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरीके से क्वेश्चन में यूज़ किया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर।